7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन आज जो सबसे पहले बात करने वाले हैं, आज इस वक्त में जो हमारा खास एजेंडा रहेगा वो ये रहेगा कि तहव्वुर राणा, जिसको भारत लाया जा चुका है, एनआईए पूछताछ कर रही है, तो तहव्वुर राणा क्या कुछ राज उगलने वाला है। और पाकिस्तान घबरा गया है, अभी से कन्नी काट रहा है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या भारत के अंदर भी तहव्वुर राणा के कुछ मददगार थे क्या? तो इस पर करेंगे पड़ताल, क्या कुछ आ सकता है सामने। और इसके बाद बात होगी कि वक्फ का जो नया कानून है, उसमें संसद के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट गए, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए। फिर सड़क पर हंगामे की तैयारी क्यों है, इस पर खास चर्चा करने वाले हैं। तमाम मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 3,900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, भारत आज विकास और विरासत दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। इसका सबसे बढ़िया मॉडल हमारी काशी। वाराणसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का भी करेंगे दौरा। आनंदपुर धाम में गुरुजी महाराज मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 देशों की यात्रा पूरी कर स्वदेश के लिए रवाना। इससे पहले राष्ट्रपति ने भारत स्लोवाकिया के बीच संबंधों को बताया ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण। कहा, दोनों देशों के संबंधों से विकास को मिलेगा बढ़ावा। 18 दिन की एनआईए रिमांड पर 26/11 हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा। पूछताछ के कई राज खुलने की उम्मीद। मुंबई हमलों के पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज से ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर कटक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का करेंगे शुभारंभ। तो ये थे इस वक्त के हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहला एजेंडा, सबसे पहले बात कि तहव्वुर राणा क्या उगलेगा राज, और कौन कौन से राज उगलेगा। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा एनआईए के शिकंजे में है, कस्टडी में है। 18 दिन का रिमांड मिल भी गया है एनआईए को। तो तहव्वुर राणा से आज एनआईए कर रही है पूछताछ, और इस पूछताछ में सामने आ सकते हैं कई छुपे हुए राज। इस बीच पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से अपना पल्ला पहले ही झाड़ लिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत में भी तहव्वुर राणा के मददगार हो सकते हैं, और उनके नाम पूछताछ के दौरान सामने आ सकते हैं कि उस दौरान तहव्वुर राणा के भारत में मददगार कौन कौन थे। लेकिन इस पूरे मामले को अगर देखिए तो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तहव्वुर राणा को भारत लाने का संकल्प लिया था, और प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी ने तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए जी तोड़ कोशिश की। वो कोशिश रंग लाई, और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा दिया। भारत पिछले 17 सालों से तहव्वुर राणा और उसके साथी डेविड कोलमैन हेडली, जिसका असली नाम दाऊद गिलानी है, उसके प्रत्यर्पण की कोशिश में लगा हुआ था।
थोड़ा सा और बैकग्राउंड जानिए तो तहव्वुर राणा को 2009 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने गिरफ्तार किया था। तहव्वुर राणा को अमेरिका में लश्कर तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अब तक वो लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। तहव्वुर राणा डेविड कोलमैन हेडली यानी दाऊद गिलानी उसके सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है, जो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड में से एक है। और इस हमले में 166 लोग मारे गए थे और भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को लगभग 3 दिनों तक आतंक के साए में रखा गया था। तहव्वुर राणा ने हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमलों की नींव रखी, जो लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों के जरिए ISI की तरफ से कराया गया सबसे घातक आतंकवादी हमला साबित हुआ। तो जांचकर्ताओं का कहना है कि राणा हमलों से पहले दुबई के रास्ते मुंबई पहुंचा था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवस्थाओं को सटीक तरीके से अंजाम दिया जा सके। एक पुलिस दस्तावेज में कहा गया है कि उसने 2008 में 11 से 21 नवंबर के बीच अपनी भारत यात्रा के दौरान पवई में होटल रेनेसा में चेक इन किया था। उसके जाने के 5 दिन बाद यह हमले हुए। मुंबई पुलिस ने 2023 में तहव्वुर राणा के खिलाफ 400 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। 26/11 मामले में यह चौथी चार्जशीट थी। इस चार्जशीट में हमलों में राणा की भूमिका के बारे में बताया गया था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड राणा पर कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें आपराधिक साजिश, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, हत्या, गैर कानूनी गतिविधियां, जालसाजी अधिनियम शामिल है। 2009 में राणा की गिरफ्तारी के बाद 2011 में शिकागो में राणा के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। डेविड हेडली ने अदालत में गवाही दी और ISI और लश्कर तैयबा के संबंधों का खुलासा किया। 2013 में राणा को लश्कर तैयबा की सहायता करने और डेनिश अखबार पर हमले की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया। अमेरिकी अदालत ने राणा को 14 साल की जेल की सजा सुनाई थी। तहव्वुर हुसैन राणा एक सेवानिवृत्त पाकिस्तानी सैन्य चिकित्सक, सेना में था वो डॉक्टर, जो बाद में कनाडा चला गया था और एक आव्रजन सेवा व्यवसायी बन गया। दरअसल वो पाकिस्तान की ISI के एजेंट के तौर पर काम करता रहा, लेकिन डेविड कोलमैन हेडली ने व्यापारिक यात्राओं की आड़ में मुंबई में टोही मिशन चलाए, हमलों की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। तहव्वुर राणा पर पाकिस्तान की ISI और लश्कर तैयबा के वरिष्ठ संचालकों के साथ संबंध बनाए रखने और उनकी शह पर आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप है। तो पूरे मामले पर NIA के पूर्व DG योगेश मोदी का कहना है कि भारत और एजेंसियों के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। It's a big achievement. It's an achievement for Government of India. It's an achievement for Ministry of External Affairs, and above all, it's an achievement of National Investigation Agency, which has been following the case, which has been pursuing the case, which has been providing all the information to US authorities for extradition. It's a big achievement for all these bodies, and especially NIA. वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह भारत की डिप्लोमेटिक जीत है। मोदी सरकार डिप्लोमेटिक रिलेशन में बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करके उनको लाया है। अभी क्रेडिट लेने का बात कर रहे हैं, ये तो दिस इज द बिगेस्ट विक्ट्री फॉर द डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी ऑफ द स्ट्रेटेजी लेड बाय श्री नरेंद्र मोदी। वही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो तो पाकिस्तान का नागरिक है ही नहीं, पल्ला झाड़ रहा है। Tahawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. पाकिस्तान पल्ला झाड़ रहा है। वो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, शायद कहीं वही बात तो नहीं है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह, जो पैनी नजर रख रहे तहव्वुर राणा से पूछताछ पर, NIA की पूछताछ पर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहली बात, इस समय क्या हो रहा है? तहव्वुर राणा का 18 दिन का रिमांड मिल गया है NIA को,
तो क्या एनआईए के हेडक्वार्टर में या कौन सी जगह पर तहव्वुर राणा को रखा गया है और पूछताछ चल रही है? कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है क्या? देखिए, बिल्कुल पूछताछ चल रही है। एनआईए हेडक्वार्टर में तीसरी मंजिल पर एक स्पेशल सेल बनाया गया है और वहां पर जो तहव्वुर राणा है उसको रखा गया है और एनआईए की एक टीम स्पेशली इसके लिए बनाई गई है और ये वो टीम है जो खास तौर से आतंकवादियों से डीलिंग करने में एक्सपर्ट है और इस टीम में कई सारे आईजी और इसके अलावा जो डीआईजी लेवल के जो अधिकारी हैं वो तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ का सिलसिला देर रात को ही शुरू हो गया था लालचंद और सुबह तक चला पूछताछ का सिलसिला और अभी कुछ देर पहले फिर दोबारा से तहव्वुर राणा से जो पूछताछ है वो शुरू हुई है। कई सारे सवालों की जो लिस्ट है वो एनआईए ने बनाई है जिसके जवाब तहव्वुर राणा से एनआईए चाहती है। सबसे पहला सवाल तो यही था कि तहव्वुर राणा ने जिस तरीके से डेविड कोलमैन हेडली को यहाँ पर भेजा था और मुंबई में कई सारी जगहों की रैकी की गई थी, इसके अलावा आपको पता है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी रैकी की गई थी, तो उसके जो ब्लूप्रिंट हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं और उस रैकी में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि हमला मुंबई में हुआ था, जगह इंडिया में कई सारी देखी गई थी, तो जो दूसरी जगहों पर रैकी की गई थी उसको लेकर कौन कौन व्यक्ति उसमें शामिल है और इसके अलावा जो लश्कर तोयबा और आईएसआई उसके किस तरह के दिशा निर्देश हैं, क्योंकि ये भी संभव है कि 2008 में मुंबई में हमला हुआ, उसके बाद इनकी कोई और प्लानिंग थी इंडिया के अंदर हमला करने की, लेकिन जिस तरीके से आप देखें कि सख्ती बरती गई, हमारी तमाम एजेंसियों के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई, केंद्र सरकार के द्वारा आतंकवाद और अपराध के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति रही, इसके अलावा आप देखें तमाम तरह के जो कदम हैं वो केंद्र सरकार ने उठाए ताकि इस तरह के मुंबई जैसे हमले दोबारा ना हो सके। तो पहला सवाल तो यही है कि देश के दूसरे हिस्सों में जो रेकी की गई थी उसमें कौन कौन लोग शामिल थे और वो कौन कौन से स्थान है। दूसरा, डेविड कोलमैन हेडली जब मुंबई पहुंचा था तो उसने किन किन लोगों से मुलाकात की और जिन लोगों से मुलाकात की क्या उन लोगों को पता था कि 26/11 का हमला होने जा रहा है। इसके साथ साथ ही डेविड कोलमैन हेडली को जो आर्थिक सहायता दी जा रही थी क्या वो तहव्वुर राणा के द्वारा दी जा रही थी या इनडायरेक्टली हवाला के थ्रू लश्कर तैयबा और आईएसआई इसके लिए मदद कर रही थी। दूसरा, इतने बड़े पैमाने पर जब मुंबई के अंदर हमला होता है, आपने देखा भी है दक्षिण मुंबई का हर हिस्सा, चाहे वो ताज होटल हो, ओबराय होटल हो, नरीमन हाउस हो, कैफे हो, सीएसटी रेलवे स्टेशन हो, मतलब दक्षिण मुंबई का हर एक हिस्सा आतंकवाद की चपेट में था उस दिन। तो क्या उसका जो ब्लूप्रिंट बनाया गया था उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, वो ब्लूप्रिंट कहाँ बना था, क्या ब्लूप्रिंट पाकिस्तान में बना था या फिर वो कनाडा में बना था। इसके साथ साथ ही इतने बड़े पैमाने पर अगर इस तरह का हमला हुआ है तो बिना लोकल सपोर्ट के संभव नहीं था। तो क्या वो लोकल सपोर्ट में जो चेहरे अभी तक सामने नहीं आए हैं वो चेहरे सामने आने जरूरी हैं और यही कारण है कि तहव्वुर राणा से इसी बात को लेकर ज्यादा पूछताछ चल रही है और एक एक्सपर्ट टीम है एनआईए की जो तहव्वुर राणा से इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो जिसे कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, पहले से कह रहा है नहीं अब हमारा नागरिक वो नहीं रहा। सब जानते हैं दोहरी नागरिकता होती है पाकिस्तान में भी और कनाडा में भी, पाकिस्तान ने उसको नागरिकता दे रखी थी, सब जानते हैं इस बात को, लेकिन वो अपना पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही कि बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, बात तो यह भी है कि भारत में कौन कौन गद्दार थे उस समय जो तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली को मदद कर रहे थे, उनके नाम भी सामने आएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से तहव्वुर राणा को भारत लाया गया, नीरज, मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था और प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरह से इसको आगे बढ़ाया, संकल्प से सिद्धि तक प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, अपने आप में तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण उसी का एक बड़ा नमूना कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाया। देखिए, बिल्कुल आप देखें, और जहाँ तक पाकिस्तान का लालचंद आपने जिक्र किया कि ये कोई पहली बात नहीं है जो पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है। अजमल कसाब के मामले में भी आपने देखा कि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था कि अजमल कसाब उनका नागरिक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ही टीवी चैनल ने अजमल कसाब के पिता का इंटरव्यू दिखा के और ये बताकर कि अजमल कसाब पाकिस्तान का रहने वाला है, वहाँ की सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा था। और इस बार भी आप देखें कि तहव्वुर राणा को लेकर जरूर पाकिस्तान इनकार कर रहा है, लेकिन इस बात से इनकार
इनकार नहीं कर सकता कि 10 साल तक पाकिस्तान की सेना में उसने नौकरी करी है। डेविड कोलमैन हेडली पाकिस्तान में उसी स्कूल में पढ़ा है जिसमें तहावुर जो राणा है वो पढ़ता है। ISI और लश्कर तोयबा के सीधे संबंध हैं। लश्कर तोयबा के साथ लगातार ये बातचीत करता रहता था। लश्कर तोयबा ने जो टारगेट दिया था उस टारगेट को लेकर इसने सबसे पहले इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनी खोली। उसके बाद मुंबई में उसका दफ्तर खोलने के लिए डेविड कोलमैन हेडली को इसने तमाम तरह के कागजात दिए और उन्हीं कागजातों के आधार पर लगातार डेविड कोलमैन हेडली मुंबई और दूसरी जगहों पर रैकी करता रहा। तो पाकिस्तान की जो भूमिका है वो पूरी दुनिया को पता है। दूसरी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय भी जब 26/11 का हमला हुआ था तो कड़ी निंदा की थी और उसी समय उन्होंने कहा था कि इस घटना में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को वापस इंडिया लाना चाहिए। आप देखें 2014 के बाद तमाम जो कानून है उनमें कड़ाई की गई। आप देखें कि NIA को मजबूत किया गया। इसके अलावा आतंकवाद और अपराधियों के खिलाफ जो देश के अलग अलग हिस्सों में अपराध करके विदेशों में छुप जाते हैं उनके ऊपर सख्ती बरती। और आप देखें कि लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार इस मामले को अमेरिकी प्रशासन के सामने उठाता रहा। आप देखें कि फरवरी में जब प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर गए खुद वहां के राष्ट्रपति ने इस बात को स्वीकार किया कि तहावुर राणा को भारत प्रत्यर्पण किए जाने की जरूरत है क्योंकि उसका सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट आतंकवादी घटना में है। और ये तमाम प्रयास थे, चाहे हम हमारी NIA की तरफ से देखें, हमारी NIA ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहां पर अमेरिकी अदालतों में तमाम तरह के दस्तावेज रखे, तमाम बातों के सबूत रखे, जो लगातार वो आरोप लगाता रहा, उन आरोपों के काट लगातार पेश किए। तो डिप्लोमेसी और इसके अलावा हमारी एजेंसियों की मेहनत उसी का नतीजा है और खासतौर से प्रधानमंत्री की सक्रियता कि इस तरह के आतंकवादी घटनाओं में लिप्त लोगों को भारत की जमीन पर लाना चाहिए और भारतीय कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये उसी का नतीजा। और आज तहावुर राणा भारत की धरती पर है और पाकिस्तान को यह मालूम पड़ गया होगा कि आतंकवादियों के हाथ में कलावा बांध लेने और भारत के कुछ नेताओं को सेट कर लेने से मामला डाइवर्ट नहीं होता, असलियत सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज सिंह जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे वक्फ के नए कानून पर क्या सियासत चल रही है। पहले संसद में किया, चलो वहां तक ठीक है, संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, वो भी ठीक है, लेकिन अब सड़क पर हंगामे की तैयारी है। कुछ जगहों पर, पश्चिम बंगाल जैसे जगहों पर हंगामा हो भी रहा है और तमाम तरह की चीजें वक्फ के साथ और क्या चीजें आकर के जुड़ रही है। इसी पर खास मेहमानों के साथ खास चर्चा हम करने वाले हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब बारी आ गई खास चर्चा की, और ये खास चर्चा जो है ये वक्फ पर हो रही सियासत की चर्चा है। और ये ज्यादातर अभी जो इसका सबसे खराब स्वरूप दिखाई पड़ रहा है वो पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रहा है। तो इस सियासत को क्या नाम दें? पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों को ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के कारण नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, ये तो हम सब जानते हैं। तो जाहिर है कि शिक्षक परिवार से जुड़े हजारों लोग अचानक उनके सड़क पर आ जाने से प्रभावित हुए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में इन शिक्षकों के प्रदर्शन का कोई नाम लेने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वक्फ के विरोध में उतरे मौलानाओं ने शिक्षक भर्ती घोटाले की गूंज को धीमी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को दोषपूर्ण और भ्रष्ट करार दिया था। जाहिर है शिक्षकों के सामने राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। नौकरी को गंवाने वाले शिक्षक पिछले कई दिनों से स्कूल सेवा आयोग के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कई जगहों पर शिक्षकों ने प्रदर्शन भी किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोलकाता में इन शिक्षकों के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार भी झेलना पड़ रहा है इनको। शिक्षक ममता सरकार के भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो पुलिस की लाठी खानी पड़ रही है। लेकिन उसी कोलकाता में, वही कोलकाता
जमाते उलेमा हिंद के समर्थकों ने घंटों तक सड़क जाम करके रखा और कोलकाता पुलिस आंख बंद करके सो गई। तो विपक्ष का आरोप है कि मौलानाओं का यह सड़क जाम टीएमसी का प्रायोजित है। तृणमूल कांग्रेस और कई मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता और ममता सरकार के मंत्री सदिकुल्ला चौधरी ने कहा कि हम 50 जगहों पर 10,000 लोगों को खड़ा करके कोलकाता को ठप कर देंगे। तो बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा विपक्ष मुसलमानों को भड़काना चाहता है। पहले सीएए के मुद्दे पर भड़का रहे थे, अब वक्फ एक्ट पर भड़का रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज इस बीच देश भर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। शुक्रवार है आज। पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि हमने शाहबानो मामले में सरकार को झुका दिया था, राजीव गांधी की सरकार को, तो अब वक्फ के मामले में भी झुका के रहेंगे। राजीव गांधी के दौर में एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला शाहबानो को कोर्ट से मिले मात्र 75 रुपए का गुजारा भत्ता को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरिया के खिलाफ मान दिया था और कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार को कानून बनाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने पर मजबूर कर दिया था। तो क्या मोदी सरकार को भ्रष्ट मुतवल्लियों पर अंकुश लगाने से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमाते उलेमा हिंद रोक सकती है क्या? बड़ा सवाल यह भी है कि जिसने वक्फ की जमीन हड़पी वही राजनेता, वही मौलाना, वही मुतवल्ली पुराने वक्फ कानून की पैरवी कर रहे हैं। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमारा लक्ष्य तो सबका साथ सबका विकास है, जबकि कुछ लोगों का लक्ष्य सिर्फ परिवार का साथ और अपने परिवार का विकास है। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, पहले आप ही के पास सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। तो जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में आपको बताया, पश्चिम बंगाल में एक अलग लेवल का खेल चल रहा है। टीएमसी के नेता सिद्दिकुल्ला चौधरी ने कोलकाता ठप करने की धमकी दे दी है। यदि बोलताम जैम करब तो 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে। जाम करबो खुली धमकी है टीएमसी नेता की। और इस पर भाजपा के नेता शाहनवाज हुसैन का कहना है कि विपक्ष दरअसल मुस्लिम समुदाय को गलत तरीके से भड़का रहा है। मुस्लिम भाइयों के हित में ये बिल है। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर मुसलमानों को कुछ लोग भड़का रहे थे, उसी तरह इस बिल पर सिर्फ भड़का रहे हैं। कांग्रेस हो या राजद, सपा हो या ममता या हो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इनका काम है मुसलमानों को भड़काना और भड़काकर राजनीति करना। और इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कल पूरे प्रदेश में शिक्षक भर्ती मामले पर विरोध प्रदर्शन की बात कही है। हम लोग कार्रवाई कर रहा है। वहां का हिंदू संगठन ने कल शाम को ही एफआईआर लॉन्च किया है विद वीडियो फुटेज। आज 4 बजे डीसी सेंट्रल का पास वहां एजिटेशन होगा। कल हनुमान जयंती है, मैं कलकत्ता में रहूंगा। कल बहुत जोर से विरोध होगा। हनुमान जयंती का दिन कल पूरा प्रदेश में विरोध होगा।
पश्चिम बंगाल ऐसा लगता है अखाड़ा सा बन गया है, लेकिन यह अखाड़ा शिक्षक भर्ती घोटाले पर बनना चाहिए था। बन रहा है किस पर? नए वक्फ कानून पर। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। माधवी अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत माधवी जी। हमारे साथ सोफिया खान जी, तृणमूल की नेता, बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम सोफिया जी आपका भी। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं। मैं पहले विनोद जी के पास जरा इस मामले को विस्तार देता हूं। विनोद जी, ये नए कानून को लेकर के संसद में जो चला, बहुत अच्छी बात है। एक लोकतंत्र में इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि 4 बजे सवेरे तक जितना समय निर्धारित किया गया था उससे लगभग 2 गुना समय दोनों सदनों में चर्चा हुई, बिल को पास किया गया। उसके बाद चलिए ठीक है, 1 दर्जन करीब याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र है, होना ही चाहिए। लेकिन ये सड़क पर हंगामे की तैयारी, उसमें पश्चिम बंगाल चैंपियन। विनोद जी। लाल जी, अभी हमने आपकी रिपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक साउंड बाइट सुना है, जो बनारस में उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही पब्लिक मीटिंग में उन्होंने बात कही है जी। एक जगह भारत सरकार और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, और एक जगह जो आप संकल्प देख रहे हैं विपक्ष का, जो सीधे सीधे अपने परिवार और अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोनों के सोच की ये लड़ाई है जो आप मैदान में देख रहे हैं। दोनों की सोच की इस लड़ाई को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात कहते हैं, तो ये वक्फ पे आंदोलन करने वाले मौलाना, ये वक्फ पे आज आंदोलन का एक बड़ा कैलेंडर जारी करने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमाते उलेमा हिंद, क्या ये बता पाएंगे कि इस वक्फ के जो 33 लाख एकड़ जमीनें हैं उसमें कितने हॉस्पिटल बने हैं, कितने स्कूल बने हैं, कितने अनाथालय बने हैं, कितने जो मुस्लिम बेवा है उनके लिए कल्याणकारी काम हुए हैं? अगर ये ऐसा नहीं है तो क्या ये मुतवल्लियों के फ्रॉड का, एक भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं था? क्या वो लोग जो सबसे ज्यादा इसमें पहल कर रहे हैं, अभी धरने में, प्रदर्शन में और अगुवाई कर रहे हैं, क्या वक्फ की हड़पी हुई जमीन को उन्होंने हड़प नहीं ली है? आज आप देखिए ना, ये हो क्या रहा है। जिस दिल्ली में जिन नेताओं पे आरोप लगा कि उन्होंने वक्फ की जमीन हड़प ली है, वो नेता प्लेकार्ड लेके खड़े हुए हैं कि वक्फ के ये असंवैधानिक है। जिन मौलाना और जिन संस्थाओं पे उनको वक्फ की जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं, वो उसके लिए वहां पे रोड पे खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम पूरे महीने चक्का जाम करेंगे। नेता का भी नाम ले लीजिए, हैदराबाद के एक बड़े नेता पर, हैदराबाद के नेता है, कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम ले लीजिए, कितने लोग हैं, कर्नाटक के कई मंत्री का नाम ले लीजिए। और कमाल की बात है कि यही उसके विरोध में उतरे हैं कि गरीब मुसलमानों का, गरीब मुस्लिम महिलाओं का और तबके के जो मुस्लिम हैं उनको अगर वक्फ में उनकी हिस्सेदारी होती है, ये सामाजिक भागीदारी वाला वक्फ बनता है, तो इसमें किसका नुकसान है? और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो ये धमकी देते हैं कि हम साहवानों के समय में जैसे सरकार को झुकाया था वैसे ही साहवानों ये 2 बताते हैं और वक्फ को, और कहते हैं कि हम सरकार को झुका देंगे, तो उन्हें याद रखना चाहिए वो राजीव गांधी का दौर था, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौर है। बिल्कुल, इसलिए ये ख्वाब शायद मन में नहीं पालना चाहिए। ख्वाब पालेंगे तो निराशा हाथ लगेगी, ऐसा लग रहा है। प्रसेनजीत दा, पश्चिम बंगाल को अखाड़ा बना लिया, लेकिन चलिए अखाड़ा अगर बनाया भी तो साथ तो उन बेचारों शिक्षकों को और उनके परिवारों को मिलना चाहिए। लेकिन वो शिक्षक जिनका सही ढंग से चयन हुआ है, ठीक है, उनको तो साथ मिल नहीं रहा। साथ किनको मिल रहा है? उनको मिल रहा है जो खुले तौर पर कह रहे हैं 50 जगहों पर 10,000 लोगों के साथ पूरे कोलकाता को जाम कर दूंगा, उनको साथ मिल रहा है। अखाड़ा बना दिया पश्चिम बंगाल को। नहीं, लेकिन लालचांद, ये जब हम बाजार में 2 किलो आलू खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो जो दुकान में बेचने वाला होता है वो क्या करता है, कुछ आलू डालता है अपने उसमें, और फिर उसमें मान लीजिए कि 1 किलो 800 हुआ तो फिर 2 डाला तो उसमें 2 किलो 300 हो गया, फिर 2 निकाला,
तो इस तरह से जो खरीदारी चलता है जी। तो यहाँ पे भी ममता का खरीदारी वैसा ही तरीका है कि 2 कदम आगे जाके क्या उनको 30% मुस्लिम का वोट मिले, या 2 कदम पीछे आने से उनको फिर 2% जो उनका डर है कि हिंदू वोट निकल जाए, तो क्या दीघा में एक डुप्लीकेट जगन्नाथ मंदिर बनाकर, जो देश की धाम है, जो सनातन की हजारों साल की पुरानी है, एक ट्रेडिशन है, वो एक डुप्लीकेट जगन्नाथ मंदिर बनाकर 30 तारीख को जिस अक्षय तृतीया के दिन उसका उद्बोधन करना, मतलब ये सब खेल बंगाल के लोगों को एक तरह से एक आलू समझकर, टमाटर समझकर तराजू पर तोल रही है ममता बनर्जी, ऐसा आप कह रहे हैं, है ना? आलू का उदाहरण देकर आप कह रहे हैं कि तराजू पर ममता बनर्जी तोल रही है। वो मोल भाव की मूड में है अभी, ठीक है। लेकिन जो बात आप कह रहे थे कि ये जो शिक्षक है 25,500 जो सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के करप्शन के कारण नौकरी इनका छूट गए हैं, और मैं यहाँ पे दावे के साथ कह रहा हूं कि देश में अगर संविधान और जुडिशियरी है तो इन लोगों को जितना भी झूठ ममता बनर्जी कहे वापस मिलना संभव नहीं है। कोशिश कर सकता है लेकिन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी झूठ कहला जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। जी ठीक है, सोफिया खान जी के पास में आता हूं। सोफिया खान जी, अगर साथ मिले कोलकाता पुलिस का, तृणमूल कांग्रेस का, तो साथ तो उन बेचारे परिवारों को, शिक्षकों को मिलना चाहिए जिनका सही ढंग से चयन हुआ था, लेकिन अब उनकी नौकरी जा रही है, उनको साथ नहीं मिल रहा है। सोफिया खान जी, साथ किनको मिल रहा है? जो वक्फ की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे थे और जो वक्फ की जमीन को खुर्द बुर्द कर रहे थे। सोफिया जी, ऐसा क्यों? लालचंद्र जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये मोतवल्ली के कर रहे हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता है। ये पूरे देश भर के मुसलमान जिनको कॉन्फिडेंस में लेकर आज तक 2014 के बाद मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो मुसलमान जाहिर सी बात है 2014 के बाद डरे हुए हैं। मैं इस पर आज विवाद नहीं करूंगी कि ये सही है या गलत है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि किसी भी, ये आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, क्योंकि वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, मदरसा हो, मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, ये सारी चीजें धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर देखिए, पूरे देश में कई एक धर्म है, कई सनातन धर्म है, गुरुद्वारे हैं, चर्चेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन केवल और केवल 2014 के बाद ट्रिपल तलाक से शुरू होकर बाकी सारी चीजें जो मुसलमान से जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं एक संदेह जरूर होता है। मैं भी एक मुसलमान हूं, तो एक संदेह के दायरे में जरूर एक इंसान आता है। अगर यही चीज को 2014 के बाद कॉन्फिडेंस में लेके किया जाता तो शायद इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट इस देश में देखने को नहीं मिलती मुसलमानों की। और मुझे लगता है चढ़ा के बोल रहे थे, तो इस देश में पीसफुल प्रोटेस्ट करना कब से गुनाह हो गया? मुझे तो नहीं लगता। अगर बंगाल में अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, नहीं ये कोई गुनाह तो है नहीं। हमारा संविधान अधिकार देता है। गांधी जी ने आज आंदोलन करके गोरों को भगा दिया, तो मुझे लगता है आंदोलन पीसफुल, ऑब्वियसली पीसफुल प्रोटेस्ट करना कोई गुनाह नहीं। पीसफुल। सोफिया जी, मैं यहाँ जोड़ना चाह रहा था, आपने आर्टिकल का हवाला दिया। सोफिया जी, आपने आर्टिकल का हवाला दिया, उस आर्टिकल का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट गए ही हैं आप लोग, 1 दर्जन याचिकाएं गई हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करेगा ही कि आर्टिकल का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, तो टीएमसी के नेता ये क्यों कह रहे हैं कि कोलकाता में 50 जगहों पर 10,000 लोगों के साथ जाम कर देंगे, ठप कर देंगे? एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षकों पर पुलिस वहां डंडे बरसा रही है। देखिए, इसमें 2 बात है। टीएमसी के नेता सिद्दीकुल्ला चौधरी कल एक टीएमसी का चेहरा बनकर नहीं उतरे थे। वो एक मुसलमान है और एक मुसलमान का दर्द रखते हैं। ये बढ़िया पार्टी का लेकर बैनर नहीं उतरे थे। और जाहिर सी बात है कि जिस चीज के लिए मैंने अभी भी कहा कि संविधान में हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट हो, ना नेता हो ना हो, आम जनता हो, पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हमारे किसान रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अभी किसान सिंधु नहीं सुन लीजिए, किसान जो है सिंधु बॉर्डर में 1 साल तक बैठे रहे, कई किसानों की जान भी गई, उसके बाद 3 काला कानून लिया गया ना। तो ये होता है पीसफुल। उदाहरण दे ही दीजिए ना। बिल्कुल,
ये होता है पीसफुल प्रोटेस्ट की ताकत को जाहिर बात है मुसलमान भी समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी तो हो सकता है आज ये भले पास हो गया है लेकिन इसके बावजूद भी इसको यू टर्न लिया जा सकता है, ये उम्मीद के साथ मुसलमान ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। माधवी जी को मैं लाता हूं डिस्कशन। माधवी जी उनकी आपत्ति है कि देखिए शक तो होती है, इसलिए शक होती है कि सारे सुधार आपको इन्हीं मतलब इस्लाम धर्म से जुड़े लोगों में ही करने हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते हैं, बातचीत करके भरोसे में लेकर के कीजिए, उनको तो इसलिए ज्यादा शक हो जाता है। जी देखिए, ऐसा मैं सुन रही थी बहुत ध्यान से और इन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। कॉन्फिडेंस में कैसे लिया जाता है भाई? आप लोग तो ये पश्चिम बंगाल की हालत तो ऐसी हो गई कि अंधेर नगरी चौपट राजा, ममता बनर्जी क्या कर रही है? इन्होंने आपकी बात को एकदम ध्यान से सुना, इन्होंने आपकी बात को बहुत शांति से ऐसे नहीं होता है, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए रिदम खत्म हो जाता है और ये बीच में इंटरप्ट करते हैं। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की बात लेकर आए, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास गया है तो आर्टिकल का उल्लंघन हुआ है कि नहीं पता चल जाएगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दिया कि भाई ये जो इन्होंने भ्रष्टाचार पूरी तरीके से किया शिक्षक भर्ती घोटाले में, तो ममता बनर्जी ने उस वर्डिक्ट को भी नजरअंदाज किया और बोला हम इसको नहीं मानते। भाजपा हमें बदनाम करना चाह रही है। 26,000 शिक्षक जब रास्ते में बैठे हुए वो शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं कर रहे हैं क्या, जिनके ऊपर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं? मैंने उदाहरण दिया। आपके भ्रष्टाचार ने उनको आज रास्ते में लाके रख दिया और आप लोगों को शर्म नहीं आती है और आप बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण कोई भी अपना जो है आंदोलन कर सकता है। क्या आंदोलन शांतिपूर्ण कर रहे हैं? आपके नेता जिनको आप बोल रहे हैं कि वो कल टीएमसी का बन के नहीं गए थे, आपके नेता है वो, और वो टीएमसी के बन के ही गए थे। उन्होंने लोगों को भड़का के क्या कहा कि पूरे जवाब दीजिए सोफिया जी। ये भड़काऊ भाषण नहीं तो क्या है? किसी बस में से भगवा झंडे को उतरवा देना पुलिस की मौजूदगी में, ये भड़काऊपन नहीं तो क्या है? आप मुझे बताइए। दीजिए जवाब सोफिया जी। मुझे अफसोस होता है कि एक महिला मुख्यमंत्री पूरे देश भर में होने के बावजूद महिलाओं को प्रोटेक्शन देने में आजकल मेडिकल कॉलेज जैसा मामले में भी इन लोगों ने बीजेपी पे इल्जाम लगाया। झंडा किसने उतारा उसकी पुष्टि हो, मैं खुद चाहूंगी कि उसको सजा हो। झंडा उतारने में हमारा कोई, देखिए हमें भगवा झंडे से कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, ये देखना हमारा काम है। सिद्दुकुल्ला चौधरी वहां पर नहीं बोले थे कि भगवा झंडा उतार दो। वो दोषी है, उसको बड़ी सजा मिले। ठीक है। मैं जरा यहाँ पर विनोद जी को लेकर आता हूँ। विनोद जी को आप दोनों रुकिएगा, एक एक करके बोलिए, एक मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट। देखिए मैं अपनी बात बिल्कुल भी नहीं कह पाई हूँ, ये लगातार बीच में बोल रही है। मैं फिर से टाइम दूंगा आपको, ये बिल्कुल गलत है। मैं दूंगा आपको टाइम। विनोद जी को लाना। विनोद जी, जो बात सोफिया जी कह रही हैं कि भाई वो मुसलमान नेता बन के गए थे, टीएमसी नेता बन करके नहीं उन्होंने ये बयान दिया, ये कहने से काम चलेगा क्या विनोद जी? सोफिया जी, सबसे पहले तो मैं आपके जो पीएम मोदी ने जितने रिफॉर्मेशन किए हैं, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इतना रिफॉर्मेशन लाने वाला कोई प्रधानमंत्री होगा। और रिफॉर्मेशन जब होता है तब समाज के लिए होता है, देश के लिए होता है, नई पीढ़ी के लिए होता है। आप तो नई पीढ़ी को लीड करती हुई दिखती है सोफिया जी। क्या ट्रिपल तलाक पे रिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए? ये शर्म है इस देश की, जो हमारी पढ़ी लिखी बेटियां, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी हो, और वो इस बात के लिए कुछ सरिया और कुछ मौलानाओं के हाथ में अपने भविष्य को रख दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए सरकार को कहा और सरकार ने इस बात की, वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने, वो यूपीए की सरकार थी, कोई हिम्मत नहीं दिखा सका। ये नरेंद्र मोदी है जो पार्लियामेंट में कानून ला के ट्रिपल तलाक को वैध, एक तरह से अवैध करार दिया, और आज देश में एक भी ट्रिपल तलाक की घटना नहीं हो रही है। एक महिला को, एक गरीब महिला को साहबानों जैसे कई साहबानों को जो 75, सिर्फ मात्र 75 रुपए उसको गुजारा भत्ता मिलना था, इसके लिए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के कानून को बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। क्या यही समाज है? क्या यही समाज आप चाहते हैं? मिडिवल पीरियड का ये हिंदुस्तान रहे? ये क्या तर्क दे रहे हैं आप? पढ़ी लिखी लग रही है। ट्रिपल तलाक का आप ये कह रही हैं कि वो गलत हुआ। अगर ट्रिपल तलाक गलत हुआ है तो आप ये बताइए कि इस देश में जितने भी अभी तक रिफॉर्मेशन हुआ है, तब भी क्या उसमें कोई किसी का मजहब देखा गया कि ये हिंदू के लिए क्या फिट होगा? जीएसटी में देखा गया क्या मुस्लिम के लिए फिट होगा? इतना ही नहीं, चाहे हिंदू कोड बिल हो, दहेज एक्ट हो, एससी एसटी एक्ट हो, तो ये देश का एक संप्रभुता की, सिक्योरिटी की बात थी।
तो जब नेशनल इशू होता है तब आपका मुस्लिम और हिंदू का आ जाता है। पहले तो इसको सुधारिए। दूसरा, आपने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन, ये कितना मजाक है। ये कितना मजाक है कि बंगाल में जिस तरह के प्रदर्शन वहां लोगों ने किया है, लोगों ने जलाया है, पुलिस की गाड़ी जलाई है, तोड़ फोड़ की है। वहां अगर हिंदू की गाड़ी जा रही है तो सारे लोगों ने उसको तोड़ दिया है। क्या बकवास है? क्या ये एक तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें? कि ये आप दिखा रहे हैं अपनी ताकत कि बंगाल में जो चाहेगा एक कम्युनिटी वही होगा, वही करेगा। यही और बात तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे। आप लोगों को डरा रहे हैं। आप लोग डरा रहे हैं वहां लोगों को। ठीक है। एक नेता, सुन लीजिए लाल जी, एक नेता जब आप कह रहे थे शांतिप्रिय, ये शांतिप्रिय नेता हैं जो सीधे सीधे वहां से भाषण कर रहे थे एक मौलाना, और कह रहे थे कि हम बांग्लादेश की तरह यहां बना देंगे या कूप करके मोदी को भगा देंगे। ये हिम्मत, ये वक्फ है, ये वक्फ एक्ट का विरोध है कि ये प्रदर्शन नंगा प्रदर्शन है जो आप देश में एक तरह से माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इसकी ये साजिश बंगाल से हुई है। मैं सोफिया जी से जवाब लूंगा, लेकिन माधवी जी की बात अधूरी रह गई थी। मैं माधवी जी, मैंने बोला था आपके पास आऊंगा। मैं लगातार ये देख रही हूँ कि जब भी डिबेट पर हम बैठते हैं तो इन लोगों के पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि अभी विनोद जी ने बहुत अच्छी तरीके से बोला, शर्म तो आ नहीं रही है टीएमसी वालों को। इसीलिए क्या कर रहे हैं, जब बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना तो बीच में बक 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 करते जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। मुझे शर्म आती, वाकई में महिला मैं भी हूँ, पश्चिम बंगाल में भी रहती हूँ। माधवी जी की बात पहले पूरी, माधवी जी सोफिया जी आप पूरी बात बोलिएगा पहले। माधवी जी हर जगह से गलत अकेले करना है। यहाँ पे 4 लोग हैं जो भाजपा के तरफ से बोल रहे हैं। आप महिला बैठी हुई हैं, अभी तक विनोद जी बोल रहे थे तभी नहीं बोल रही थी, इनको मालूम है कि कहाँ बोलना है। देखिए बात ऐसी है कि महिला है, महिला होने के नाते क्या ये ट्रिपल तलाक को गलत मानती है? ये कौन सा न्याय, मतलब ये सवाल तो विनोद जी ने पूछा। मैंने गलत बोला नहीं है, मैंने गलत सही बोला नहीं है, लेकिन सारे संशोधन मुसलमानों के क्यों? गलत सही तो मैंने बोला ही नहीं है। मैं यहाँ पर ट्रिपल तलाक को लेकर डिफेंड करने नहीं बैठी हूँ। लगातार मैं ऐसे बिल्कुल डिबेट नहीं करूंगी। ठीक है पहले माधवी जी को सुन लीजिए। माधवी जी को पहले सुनिए। मुझे चिल्लाना पड़ता है। माधवी जी सुनिए माधवी जी बोलिए पहले आप ही बोलिए। देखिए जितने भी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सिलेंडर हो, चाहे वो शौचालय योजना हो, चाहे जो भी योजनाएं हो, पश्चिम बंगाल में लागू हुई है, क्या किसी हिंदू मुस्लिम को देखकर किया गया? ममता बनर्जी बहुत सारी योजनाएं जो है वो रोक दी पश्चिम बंगाल में। और ममता बनर्जी शुरू से, चाहे किसी भी तरीके का कानून जो या योजना केंद्र से बन के आती होंगी, उसके लिए हमेशा विरोध करती है। ममता बनर्जी की मुर्शिदाबाद कौन सा एरिया है बताइए? वहां पे बिल्कुल जो है वो बांग्लादेश से सटा हुआ बॉर्डर का पूरा जंगीपुर सारा एरिया। 2019 में भी इसी तरीके से कालियाचक में पुलिस को मारा गया, पीटा गया। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रहा है। आजकल मेडिकल कॉलेज में जो आप शांति प्रदर्शन की बात कर रही हैं, शांति विरोध तो डॉक्टर भी कर रहे थे, जिनके ऊपर 2000 की संख्या में लोग पड़े थे। और आपका क्या आपके धर्म को अगर खाली जो है वो पालन करेंगे, दूसरे लोगों का धर्म नहीं है? ठीक है माधवी जी, अब सोफिया जी को जवाब देने दीजिए। सारे वही लोग हैं जिन लोगों ने वोट की जमीन पर गैर कानूनी तरीके। ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूँ सोफिया जी तुरंत आ रहा। माधवी जी की बात हो गई, अब बोलिए आप। इतना भयानक जो आप लोग चेहरा जो बंगाल का दिखाते हैं, इसके बावजूद भी ममता बनर्जी बहुमत के साथ कैसे जीत जाती हैं? मुसलमानों के वोट के साथ तो जीत नहीं रही है ना। हाँ। यहाँ पर तो बहुमत के साथ अगर वो जीत रही है, यहाँ तक कि 2024 की बात है, लास्ट जो इलेक्शन है लोकसभा, उसमें भी जो है बहुमत के साथ ममता बनर्जी जीती। जो ये सवाल दे रही है ना सोफिया जी, इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास एकदम तजुर्बेकार रिपोर्टर मौजूद है, प्रसेनजीत बख्शी जी। आप तो सोफिया जी के इन सवाल का जवाब जरा सुलझाइए कि जब इतना ज्यादा, जिसे पश्चिम बंगाल का चेहरा अगर इस तरह से, हम क्या पेश करेंगे? सामने आ रहा है, हम कुछ नहीं पेश करते, लेकिन उनका जो सवाल है कि फिर ममता बनर्जी जीत कैसे जाती है इतनी बड़ी बहुमत से, इसका सबसे बेहतरीन जवाब आप ही दे सकते हैं प्रसेनजीत दा। मैं 1 2 3 कुछ पॉइंट देता हूं बंगाल की पत्रकार के हिसाब से। अगर सोफिया जी को ये अजूबा लगता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ममता बनर्जी जीत जाती है, तो इतना कुछ होने के बावजूद भी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे जीत गया?
हाँ। ये अगर अगर इस तर्क को अपनाया जाए, सिविली ठीक है, 400 से 200 पे आ गए, बहुमत से नीचे आ गए। उस समय 282 से बढ़ के 303 भी गए थे। ममता बनर्जी, मैंने क्या कहा, ममता बनर्जी बहुमत के साथ प्रसेनजीत का जवाब, प्रसेनजीत का जवाब। प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी इस बार कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि भगवा झंडा गाड़ी से उतारने के बारे में सोफिया जी कुछ कह रही थी। सोफिया जी, आप 2 दिन पहले मेरे साथ और बाकी हमारे साथियों के साथ थे रामनवमी के दिन। आपको ऐतराज हुआ था कि उत्तर प्रदेश में किसी मजार के ऊपर में लोगों ने भगवा झंडा लगाया था और तुरंत वहां पे योगी सरकार ने कार्रवाई की है। आप थोड़ा सा इस समय रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, क्योंकि सीधे प्रसारण के लिए मुझे जाना है। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और उन्होंने आज ईसागढ़ गुरुजी मंदिर में दर्शन और पूजन किया है।